नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी की 20 क्वेश्चन वाली सीरीज़ों को निरंतर करते आए हैं और उसके 5 पार्ट हम कर चुके हैं और आज इसका पार्ट 6 में लेकर आया हूं, जिसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको कमेंट में अपने स्कोर बताने हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, जिसे आप किसी भी भाषा में जानते हो और डेली हमारे चैनल पर ये प्रोवाइड होता रहता है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विकास की दिशा होती है। ऑप्शन है सर से पैर की ओर, बी पैर से सर की ओर, सी पूर्व से पश्चिम की ओर और डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप में से कईयों ने सही कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। सर से पैर की ओर विकास की सही दिशा होती है। तो याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में यही लगा कर आना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसकी देन है? ऑप्शन नंबर ए फ्रायड, बी हरमन रोशा, सी वुडवर्थ या डी मन। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको एग्ज़ाम में सही करके आना है। हरमन रोशा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है। यानी कि दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया था, आपको पता ही होगा, तो उसमें चेतन भाग कितना होता है? ठीक है, तो ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1/10, बी 2/10, सी 3/10 या डी 4/10। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों ने सही कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/10 चेतन भाग होता है और अचेतन भाग पूछा जाए तो 9/10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भूख, बी आदत, सी प्यास या डी नींद। यहाँ पर जन्मजात प्रेरक पूछा गया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बी आदत कोई जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये बाद में बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही करके आना है। बाकी सभी जन्म से ही प्राप्त होते हैं। भूख, प्यास और नींद जन्मजात प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है। ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर क्या लगाना है ये आप सोच लीजिए। चाहिएगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सोच लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा 20 में से आपने कितने सही किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानसिक मंदता के प्रमुख कारण में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर वंशानुक्रम का ज़्यादा हिस्सा होता है, लगभग 90%। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक पार्कर ने यह सिद्ध करके दिखाया था कि व्यक्तित्व निर्धारण में वंशानुक्रम और वातावरण का 90:10 का हिस्सा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर फिलहाल में दोनों सही हो जा रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? अभी ये परीक्षण अगर आपने नहीं देखा हो बुद्धि का, तो हमारे चैनल पर मैं डिस्क्रिप्शन में बुद्धि के सभी सिद्धांतों वाली प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। और इसका सही आंसर दीजिए आप पहले। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 10, बी 20, सी 30 या डी 40। तो यहाँ पर TAT में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 30 संख्या होती है कार्ड की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मौखिक प्रश्न, बी सत्र परीक्षा, सी प्रश्नोत्तरी या डी दत्त कार्य। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और दत्त कार्य रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण हैं, लेकिन यहाँ पर सत्र परीक्षा रचनात्मक कार्य आकलन के लिए उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सही करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण का एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, बी ब्लूम, सी सिडनी एल प्रेसे या डी डेविड आसूबेल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन सा सही करना है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सीधा सीधा आपको रट लेना है, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इसको, तो और शिक्षक भर्तियों के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत बार पूछा जाने वाला एक आसान सा प्रश्न है, इसीलिए मैं इसे बार बार मेंशन करता हूँ, कहीं कोई इसे भी गलत ना कर दे आप में से, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं, कौन सा अधिगम संबंधित असामान्यता से सुमेलित है, यानी कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। अधिगम अक्षमताओं से संबंधित प्रश्न है ये बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया, विशिष्ट वाचन संबंधी व्यतिक्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डिसग्राफिया, लेखन संबंधी व्यतिक्रम, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी डिसकैलकुलिया, विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम, और ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर डी लगाना चाहिए, और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर सही इसका पता होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तीनों ही सही हैं। जिनमें से आपको पता नहीं हो तो याद रखिएगा, इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। अधिगम संबंधित वह असामान्यता जो, एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, अधिगम संबंधित वह असामान्यता जो सम्मिलित रूप से विशिष्ट वाचन, लेखन एवं गणितीय असामान्यता व्यतिक्रम को दर्शाती है। याद रखिएगा, असामान्यता जो सम्मिलित रूप से विशिष्ट वाचन, लेखन व गणितीय असामान्यता को दर्शाती है। यहाँ पर तीनों बातें पूछी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया दिया हुआ है, बी डिसग्राफिया, सी डिसकैलकुलिया या डी डिसप्रेक्सिया। तो यहाँ पर आप कौन सा आंसर लगाकर आएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब ये चारों चीज़ें पूछ ली जाए आपसे कि ये निम्न सभी अक्षमताएं बच्चे में किस कमी को दर्शाती हैं, तो यहाँ पर डिसप्रेक्सिया नाम की अक्षमता बच्चे में होगी। याद रखिएगा, एक शिक्षक के तौर पर आपको ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप सही करके आएंगे एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वीं की ओर। हेगर्टी ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ए अन्वेषण का सिद्धांत, बी दशा का सिद्धांत, सी अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत या डी उद्देश्यवाद का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा और क्वेश्चन पूछा जाने पर ज़रूर से सही लगाकर आइएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रसिद्ध मनोविज्ञानी कर्ट लेविन किस देश का था? अब यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को ये तो पता होगा कि क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन का है, लेकिन एग्जामिनर आजकल घुमाकर प्रश्न पूछने लगा है, वो उसका देश भी पूछ रहा है या वो किस स्थान का था, किस सन में उसने सिद्धांत दिया था, यहाँ तक के क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास रहेगा जापान, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी फ्रांस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वो जर्मनी के थे क्षेत्रवादी सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कर्ट लेविन, जो कि पहले
गेस्टाल्टवादी हुआ करते थे, लेकिन वहाँ से अलग होकर इन्होंने अपनी एक अलग ही विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे क्षेत्रवादी विचारधारा कहते हैं। तो ये जर्मनी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। सुकरात था, यानी सुकरात कौन था? ए मनोवैज्ञानिक, बी एक दार्शनिक था, सी चिकित्सक था, या डी उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में बी सही हो जाएगा। सुकरात एक दार्शनिक था। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इसे सही कर दिया होगा। कमेंट में ईमानदारी से अपना स्कोर जरूर से लिखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? ए विचारात्मक पद्धति, बी एकात्मक पद्धति, सी रचनात्मक पद्धति, या डी द्वंद्वात्मक पद्धति। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में डी सही हो जाएगा। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी? ठीक है, औपचारिक आधारशिला पूछी जा रही है शिक्षा मनोविज्ञान की। ए 1890, बी 1892, सी 1889, या डी 1879। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होता है आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा सी आपका। 1889 में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी। बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक हिस्ट्री है, ज़्यादा बार नहीं पूछी जाती है, लेकिन कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 हम सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई? ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टैनले हॉल के प्रयासों से, बी जॉन डीवी के प्रयासों से, सी क्रो एंड क्रो के प्रयासों से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने एक अंदाज़ लगा लिया होगा और वही सही है। वो अंदाज़ा आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्टैनले हॉल के प्रयासों का। तो याद रखिएगा, जिन्होंने नहीं लगाया था वो भी इसे याद रखेगा। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन नंबर ए स्टैनले हॉल सही करके आना है। 1889 भी आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? ए जॉन डीवी की, बी पेस्ट्रोलॉजी की, सी क्रो एंड क्रो की, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार और चाहें तो वीडियो को पॉज करके परिभाषा पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिएगा। मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेस्ट्रोलॉजी की ये परिभाषा है। एग्ज़ाम में आपको सही करके आनी है। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में बी सही हो जाएगा। जॉन डीवी के द्वारा दी गई ये परिभाषा है। याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति प्राप्त करता है। यानी कि शिक्षा द्वारा अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा जॉन डीवी कह रहे हैं। याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में यदि पूछ लिया जाए तो लगा के आना है। अगली परिभाषा देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलताओं में योगदान देना है। ये परिभाषा किस शास्त्री की है? ए पेस्ट्रोलॉजी, बी जॉन डीवी, सी क्रो एंड क्रो, या डी स्किनर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्किनर की ये परिभाषा है। उम्मीद है कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और सही करके आएंगे एग्ज़ाम में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
वर्दाइमर, कोहलर तथा कोपका किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? आपको याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले कर्ट लेविन का भी क्वेश्चन बताया था, जिसमें आपको बताया था कि ये भी पहले गेस्टोल्टवादी हुआ करते थे। और यहाँ पर भी गेस्टोल्टवादी की बात आ रही है, वर्दाइमर, कोहलर और कोप्ता। तो आपको इनमें से मैक्सिमम बच्चों को याद होगा कि ये कौन से देश के हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। जर्मनी के ये तीनों मनोवैज्ञानिक थे। तो आज के लिए इतना ही। इस पीडीएफ में नीचे आंसर भी मेंशन कर रहा हूँ और ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही। बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसमें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू।